नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज मैसूर में ही हूं और मैसूर में ये जो पीछे आप देख रहे हैं पैलेस है, मैसूर पैलेस। कल इसकी चर्चा हम कर भी रहे थे और आज उसके सामने हम मौजूद हैं और यहां से आप लोगों के लिए न्यूज पॉइंट लेकर हम मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज दिन भर हम लोग मैसूर से बाहर थे और दूसरी अलग अलग गतिविधियों को और अलग अलग जगहों से जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं चुनावी यात्रा में, वहां हम कवर करने के लिए गए और समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि आखिर चल क्या कुछ रहा है, कर्नाटक के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की कोशिश। लेकिन इससे इतर थोड़ी सी बात दिल्ली की भी करना चाहूंगा। दिल्ली की चर्चा आप लोग खूब कर चुके हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना है, उस धरना प्रदर्शन को लेकर के रात में एक तूफान सा आ गया। कल दिन भर दिल्ली में बारिश हुई और उसके बाद रात में दिल्ली में जब इनके लिए मतलब वहां धरनारत पहलवानों के लिए जब फोल्डिंग बेड मंगाए गए तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उसके बाद से जो कुछ हुआ सोशल मीडिया के जरिए आप सब समझ चुके होंगे। लेकिन आज फिर पहलवान जो हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हमारे पास आए थे इस अर्जी को लेके कि एफआईआर दर्ज करवानी है। हमने एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दे दिया था अपने फैसले में और उसके बाद से ये चैप्टर क्लोज है। अब आपको अगर कोई किसी भी तरह की शिकायत है, कोई परेशानी है, तो आप हाई कोर्ट जाइए या लोअर कोर्ट में जाइए। तो अब आगे का रुख जो भी होगा पहलवानों का कोर्ट के लिए, वो लोअर या हाई कोर्ट का होगा। वो देखना होगा कि पहलवान क्या कुछ करते हैं। दूसरी तरफ आप उद्धव ठाकरे को जान चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है आज की तारीख में, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मायने रखता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को लेकर के महाराष्ट्र में बहुत सारी बातें होती हैं कि महाविकास अघाड़ी, खासकर शरद पवार के ये कहने के बाद कि अब मैं अपने पद को छोड़ रहा हूं, यानी कि एनसीपी से अध्यक्ष पद को छोड़ रहा हूं, तो इसके बाद से कहा जा रहा था कि पता नहीं महाविकास अघाड़ी रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी ये गठबंधन फिर से जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इस पर भी विराम लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी पहले आप अपनी चीज देखिए। और तीसरी बात जो कर्नाटक में चल रही है, कर्नाटक में चुनाव और चुनावी यात्रा में हम लोग हैं पिछले 4 दिनों से और लगातार आप लोगों को यहाँ के पल पल की रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर होने जा रहा है। तो कर्नाटक में जो कुछ होने जा रहा है वो हम आपको पहुंचाएंगे। कर्नाटक में लगातार चुनावी यात्रा चल रही है, अलग अलग नेताओं की यात्राएं, कांग्रेस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंचने वाले हैं जल्दी से, पहले भी थे। लेकिन आज प्रियंका गांधी एक बार फिर से थी यहाँ और प्रियंका ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। प्रियंका गांधी लगातार वार कर रही हैं और वो भी मोदी सरकार पे, बीजेपी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे डायरेक्ट। आज क्या कुछ कह रही थी, आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी को। बहुत कुछ है इस पिटारे में, बने रहिए हमारे साथ। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। तो चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और इस आखिरी दौर में कांग्रेस भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए और दूसरी तरफ बीजेपी भी चाह रही है। आज हम लोग कर्नाटक के एक दूसरे एरिया में गए थे, गांवों को टटोलने की कोशिश हम कर रहे थे कि गांव में आखिर चल क्या रहा है। और गांव में यहां से बताया गया कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धारमैया जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्षेत्र यानी वरुणा
संसद विधानसभा क्षेत्र, वहां हम लोग गए। सिद्धारमैया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां समझने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। क्या सिद्धारमैया जीत रहे हैं? क्या सिद्धारमैया को पटखनी मिल जाएगी बीजेपी के कैंडिडेट से? बीजेपी का कैंडिडेट बहुत तगड़ा कैंडिडेट है। वरुणा से पहले यहाँ पर, मतलब वरुणा जहां से सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कहा गया था कि येद्दुरप्पा के बेटे जो हैं वो यहां से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए और उसके बाद परिस्थिति ये बनती है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिद्धारमैया चुनाव लड़ते हैं। सिद्धारमैया के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है और वहाँ के कुछ लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कह रहे हैं लोग। थोड़ा कन्नड़, थोड़ा तमिल, थोड़ा इंग्लिश, अलग अलग ढंग से, क्योंकि यहाँ भाषाई प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन हिंदी भाषा तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोगों तक भी, क्योंकि आप लोगों को भी ठीक से जानकारी मिले कि चल क्या रहा है। सिद्धारमैया अगर जीत के आते हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर 113 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री हाई प्रोफाइल चेहरा, उनके यहाँ क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं उस गांव में और समझते हैं, जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए कि वहाँ के लोगों से जब हमने पूछा कि आप किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं, तो गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा कर्नाटक के वरुणा विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव की कहानी सुनिए, देखिए। ये बताइए कि यहाँ पर जो चल रहा है सिद्धारमैया, यहाँ से सिद्धारमैया, पहली बात तो सिद्धारमैया यहाँ आए हैं आप लोगों की कंस्टिट्यूंसी में? Yes, one week back he was came for temple, Uttarakhand temple, and he goes for nomination in Nanjangud. Leading nomination, he has been came here. ओके, तो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया यहाँ आए, मंदिर गए, उसके बाद नॉमिनेशन के समय खासकर जब आए थे और यानी कि इन लोगों ने सिद्धारमैया को यहाँ पूरा आता है, इधर आता है सिद्धारमैया सब पूरा परिचय है, शादी को पूरा पैसा दे दिया, पूरा का 6 ज़्यादा दिन के तो फुल काम कर दिया। इसीलिए तो शादी ब्याह हो या और भी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों की परेशानियां हो, चाहे मेडिकल परेशानी हो या ऐसे नॉर्मल हो, एजुकेशन हो, इन सब में सिद्धारमैया ने हमेशा काम किया है। इसीलिए सिद्धारमैया को ये लोग चाहते हैं। कितनी सीट आ रही है कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को? कुछ 140 आता है, सीएम सिद्धारमैया आता है। कुछ लोग मिलते हैं यहाँ पे जो बात करते हैं, जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो उनको मोदी जी बहुत पसंद हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी एक रुपए काम नहीं कर दिया उसको, भाषण करते हैं, टूरिंग में आता है, इधर पूरा आदमी का काम कर दिया सिद्धारमैया साहब, सिद्धारमैया सरकार, गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार आता है इधर। तो सुन रहे थे, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, इस बातचीत को हम अपलोड कर देंगे अलग से और आप अगर देखना चाहें, सुनना चाहें तो जरूर सुनिए, जरूर देखिए। लेकिन इसके बाद हम लोग सीधे पहुंचे एक रैली में जो सिद्धारमैया रैली कर रहे थे और ये जानने की कोशिश हमने की कि क्या भीड़ भाड़ है, क्या लोग जो हैं गाँव में, क्योंकि शहर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गाँव में भी पोस्टर बैनर कुछ भी नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि सीधा सीधा रुपया का मामला है, यहाँ मामला और किसी चीज का नहीं है। आप बैनर पोस्टर देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना है कि घरों में कहीं टीवी, कहीं फ्रिज, कहीं कुछ और पहुंच चुका है और पहुंचने वाला है। ये सारी बातें हो रही हैं। कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये बात दूसरी है। लेकिन बात पहली ये है कि हम लोग पहुंचे एक गाँव, इसके बाद वरुणा क्षेत्र के ही एक गाँव में, वो बॉर्डर है और बॉर्डर 2 विधानसभा क्षेत्र का है और वहां जानने की कोशिश कर रहे थे कि पता चला कि सिद्धारमैया खुद यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। उस रोड शो में कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। आइए जरा उस रोड शो को देख लेते हैं। छोटा सा नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे कर्नाटक की तस्वीर आप तक पहुंचेगी कि कर्नाटक में चल क्या रहा है। दिल्ली में जो हम लोग बैठ करके स्टूडियो से चर्चा करते हैं दोस्तों, और वहां बैठ करके वही सारी चीजें अनुमान लगा करके हम बात करते हैं जो अलग अलग चैनलों में, अलग अलग अखबारों में खबरें छपती हैं उस आधार पे। लेकिन जब आप धरातल पे आइए, जब ग्राउंड जीरो पे आइए और देखिए तो कुछ चीजें अलग होती हैं। तो समझने की कोशिश आइए जरा हमारे जरिए, हम सबके जरिए, आपके जरिए देश दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव कैसा चल रहा है, उसमें भी
सिद्धारमैया हाई प्रोफाइल चेहरा जो सीएम बन सकते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, कांग्रेस को जीत मिलती है तो, बहुमत तक कांग्रेस पहुंचती है तो, सिद्धारमैया का ये काफिला कैसा है जरा देखिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में एक अलग गांव और उस गांव में जबरदस्त भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। सिद्धारमैया जो हैं वो सड़क पे हैं और उनका काफिला पूरा, और चारों तरफ अगर आप देखें तो भीड़ ही भीड़ है, जबरदस्त भीड़। और इस भीड़ के बीच आपको पीले झंडे ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, जबकि जो कांग्रेस का ओरिजिनल झंडा है वो कम। यहाँ दो तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन झंडों का कहा जा रहा है कि चूंकि इस गांव में पीले कलर के झंडे चलते हैं और उसमें खासकर सिद्धारमैया की फोटो जो है वो लगा करके, और इस कैंपेन में सब लोग उनके समर्थन में ज़बरदस्त भीड़ है। देश भर का मीडिया भी यहाँ पर है, और लेकिन सिद्धारमैया क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ये यहाँ साफ समझ में आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे सिद्धारमैया बाहर निकल करके और इस समर्थकों के बीच तो जबरदस्त भीड़ आप देख चुके। और पीली शर्ट में आज मैं हूं दिन भर से, और वहां भी आप देख रहे होंगे पीले झंडे दिखाई दे रहे थे। पीले झंडे की खबर भी बताएंगे, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि इस चुनावी यात्रा में दिल्ली से साथ हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी ने भी बातचीत की, और वहां खासकर इस रैली में बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे। जब सिद्धारमैया हो तो उनके साथी क्यों नहीं होंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के जो महासचिव हैं यानी जनरल सेक्रेटरी, वो मिल गए वहां, उनसे बातचीत की हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने। प्रशांत जी ने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये पीला जो झंडा है उसका क्या राज है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। जरा एक छोटा नमूना सुनिए, देखिए, और उसके बाद ये तमाम वीडियो अलग से हम अपलोड करेंगे और आप एक फ्लेवर ले पाएंगे। कर्नाटक के चुनाव में चल क्या रहा है वो आप समझ पाएंगे। ये कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा करके कम से कम ये जानें, ये समझें कि चल क्या रहा है। क्या सचमुच हम जो दिल्ली में बैठ करके कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार जीत रही है या कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्या सचमुच ऐसा है धरातल पे? इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बेंगलुरु से लेकर मैसूरू से भी आगे जा करके और उसके बाद वापस आए, रास्ता पूरा तो समझने की कोशिश, और इतना फ्लेवर तो मिल चुका है कि कर्नाटक में हो क्या रहा है। इसलिए बने रहिए। लेकिन पहले सुनते हैं प्रशांत टंडन जी की बातचीत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पे कर्नाटक में घूम रहे हैं कुछ दिनों से, और हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बम्बई, उनसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे, तो उसका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार भाषण हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, बार बार चुनाव प्रचार में यहाँ आ रहे हैं, तो इसका कोई असर पड़ेगा? टू बी वेरी फ्रैंक, उसका तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा इधर। कर्नाटक में आज जो चल रहा है सबको पता चल गया है, ये जो बीजेपी का 40% सरकार है, भ्रष्टाचार का सरकार है, उसको गिराना पड़ेगा। और अच्छे वाले गाँव के लिए, सब गरीबी लोग के लिए काम करने वाला चाहिए, तो हम लोग कांग्रेस के लिए वोट देंगे। पूरा अब एक किसान से पूछ सकता है अब किसको वोट देंगे, तो वो बोलेगा कांग्रेस को वोट जाएगा। काम ऐसा करा है कांग्रेस की सरकार, ऐसा काम करा है। हमारा जो नेशनल लीडर्स है उससे भी ऐसा है। राहुल जी का जो इधर भारत जोड़ो यात्रा से भी हुआ, सब अब भीड़ तो देख सकते हैं कैसा चलेगा। तो कांग्रेस इधर 100% आएगा। बीजेपी के पास यहाँ पे कर्नाटक में लिंगायत वोट बहुत मायने रखता है, हाँ। और लिंगायत वोट येदियुरप्पा की वजह से बीजेपी के पास जाता रहा है। अभी आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जगदीश शेट्टार, हाँ। वो भी आपकी तरफ आ गए आखिरी मौके पर, हाँ। तो वो लिंगायत नेता हैं, और डिप्टी सीएम भी लिंगायत नेता हैं। तो क्या उसको आपको लग रहा है कि क्या लिंगायत वोट इस बार बीजेपी को उतना मिलेगा जितना मिलता रहा है? येदियुरप्पा अभी भी बड़े नेता हैं। नहीं, अभी जो हमारा जी शेट्टर जी आया है और लक्ष्मण सवदी आया है, हमारे पास अभी कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स हैं, लिंगायत का लीडर सब मिलके अभी कांग्रेस के लिए ये जो लिंगायत का वोट है, वोट बैंक था, वो सभी हमारे पास है अभी, और सब कांग्रेस के जोड़ में आ रहे हैं। बताइए कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकार में अगर आए तो पीएफआई और बजरंग दल के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही है। इससे क्या हुआ कि पीएफआई पे तो ऑलरेडी बैन है,
बजरंग दल पे बैन की बात या बजरंग दल पे कानूनी कार्रवाई की बात हुई तो इससे उसको बीजेपी ने बहुत उसको उठा लिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कर्नाटक में। ये मुद्दा क्या कर्नाटक में कितना अहम बड़ा बन जाएगा? नहीं सर जी, ये सब कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आप मुद्दा जो बोल रहे हैं वो सब हमारा नेता लोग है, लीडर लोग है, हमारा कांग्रेस पार्टी का नेता है, सब पहले ही बता दिया है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज हिंदी का बहुत बात हो रहा, वही उसका असर नहीं पड़ेगा सर जी। तो सुन रहे थे आप, कोई असर नहीं पड़ेगा। बजरंग दल की बात हो रही थी, उस पर भी हम लोगों ने काफी रिसर्च करने की कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या ये जो बजरंग दल का मामला है मैनिफेस्टो में जो आया है उसका कोई असर होने वाला है क्या। तो अलग अलग लोगों से भी बात करके हम समझने की कोशिश कर रहे थे। हम नंदिनी शॉप पे जा करके और वहाँ ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये मसला आप तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, नंदिनी बनाम अमूल का। उस पर भी बहुत सारी बातें हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ सीधे मैसूरू महल के सामने हम खड़े हैं और पैलेस जिसे कहते हैं मैसूर पैलेस, और उसके सामने खड़े हैं और दो साथी हमारे, प्रशांत टंडन जी को अभी आप सुन रहे थे, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे साथी दक्षिण की राजनीति को बहुत नज़दीक से जानने वाले, दक्षिण भारत की अलग अलग भाषाओं को ये हमारे साथ मिल गए, संकल्प जी। संकल्प मल्होत्रा हैं तो नॉर्थ के, पंजाब के हैं, लेकिन लंबा वक्त ये 88-89 से इधर ही गुजार रहे हैं और यहाँ की राजनीति को बहुत नज़दीक से समझते हैं। तो ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब जानते हैं। तो इनसे बेहतर और कौन हो सकता है कि अलग अलग भाषाओं में जो जहाँ जिस ढंग से बोलता है, इनसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करवा लेते हैं। तो दो साथी हमारे यहाँ हैं स्टूडियो में हमारे साथ, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। तो आप चारों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। लगातार भागम भाग की स्थिति है और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपाधापी में कुछ, कभी वीडियो अटक जाए, कभी कुछ और हो जाए, लेकिन मकसद हमारा यही है कि ठीक ठाक चीजें आप तक पहुंचाएं। सीधा पहले आना चाहता हूं, अभी हम सबको आप सुन चुके, प्रशांत जी को भी सुन लिए आप, सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहता हूं। पल पल की रिपोर्ट स्वामी जी आप भी देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया अब कहाँ देख रहे हैं आप? आज 5 तारीख और 5 ही है ना, समय का तारीख का भी अंदाजा नहीं लगता, लेकिन और ऐसे में स्वामी जी किस, आज 4 तारीख है और अब लगभग पैकअप की स्थिति है और ऐसे में कर्नाटक के चुनाव को, और क्या कर्नाटक के चुनाव पर जंतर मंतर का कुछ असर होते हुए देख रहे हैं आप? क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जंतर मंतर की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए राजीव जी, मैं 2 बात आपसे कहूंगा। एक तो राहुल जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को याद करें, और दूसरा अपने बचपन को याद करें। और सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सब अपने बचपन को याद करें। हमारे बचपन में होता क्या था, अगर हमारे घर में 2-3 भाई होते थे तो माता पिता क्या चाहते थे, और हम आज माता पिता हैं, हम क्या चाहते हैं। अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, हम चाहते हैं घर में शांति बनी रहे, हमारे ड्राइंग रूम में लड़ाई ना हो, जिससे हमारे घर का सामान न टूटे। ये माता पिता की इच्छा होती थी और आज भी है। क्या आपने कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष देखा है, कोई भी देश के संचालक ऐसे देखे हैं जो चाहता हो कि बड़े भाई और छोटे भाई में लड़ाई झगड़ा होता रहे? क्या आपने देखा है कि बड़े भाई को उत्तेजित करे कि छोटे भाई को पीटे? बल्कि मैं क्योंकि बीच का था तो बड़ा भाई मेरा सीधा था और मैं सबसे शैतान था, लेकिन इसके बावजूद मेरे को ये कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपने भाई पे हाथ लगा लूँ, छोटे भाई पर। आज की तारीख में ऐसे लोग सत्ताधीश हैं जो कि बहुसंख्यक समाज को उत्तेजित करते हैं, पुरानी घटनाओं को याद दिलाते कि जो छोटा भाई है उसने तुम पे बहुत अत्याचार किए हैं, उससे बदला लो। देखिए, वास्तविकता में आप कह रहे हैं कर्नाटका में ये जंतर मंतर की आवाज नहीं पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये आंसू बह रहे हैं, और कल की घटना का आपने थोड़ा सा छोटा सा उल्लेख किया, जिस प्रकार से वहां पे पहलवान बच्चों को चोटें लगी हैं
और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि उनके गद्दे क्योंकि भीग गए थे, बारिश हो रही थी, नए गद्दे बाहर से अंदर आने दिए जाएं। टॉयलेट वो जाते हैं पास के गुरुद्वारे में क्योंकि वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां पे इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको राजीव जी सच बात बता रहा हूं, मेरे देश की लाज लज्जा, मेरे प्रदेश की लाज लज्जा और मेरे जैसे शिक्षक की लाज लज्जा कर्नाटक के हाथ में है। कर्नाटक इस देश की लज्जा को बचा भी सकता है और गंवा भी सकता है। इस समय बात जो है वो चुनाव की नहीं है। अब चुनाव कौन जीते या हारे का प्रश्न नहीं है। अब ये प्रश्न है कि इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं। बीजेपी का जो सबसे बड़ा नारा था कि हम बेटी और बहु बेटियों को सुरक्षा देंगे। अगर देश की इन प्रतिष्ठित बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, अगर वो भी रो रही हैं और किस प्रकार के आरोप लगा रही हैं आप देख रहे हैं, और अभी 6 दिन हो गए एफआईआर हुए राजीव जी, न तो इन पहलवान जो शिकायत करता है उनसे कोई पूछताछ हुई है उस घटना के बारे में, और जो आरोपी है उससे भी कोई पूछताछ नहीं हुई है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है कि कर्नाटक के लोग बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और समझे हैं। अगर वहां के जो जागरूक लोग हैं, अगर जो मेरी भावना है कि वहां पे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपके चैनल्स को देखते हैं और बाकी चैनल्स को देखते हैं, उनको ये पता है अब ये प्रश्न उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नहीं है। अब ये है देश की बेटियों का, देश के नारी सम्मान का और हमारी संस्कार और जो हमारी संस्कृति है उसका, और इसकी रक्षा का पूरा दारोमदार आज की तारीख में राजीव जी कर्नाटका के हाथ में है। अगर वो कांग्रेस को 140 से सीट कम देती है, इसका मतलब ये है कि उन्हें बेटी की इज्जत आबरू से चिंता नहीं है, जो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। मुझे लगता है 160 सीट कांग्रेस को मिलेगी और हमारे देश की बेटी जो यहां लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनको न्याय मिलेगा। एक जो ये प्रकार के दमन चक्र चल रहा है उसको थप्पड़ लगेगा और देश में फिर लोकतंत्र मजबूत होगा और देश की जो आत्मा है वो फिर मजबूत होगी और भारत माता सशक्त होगी। राजीव जी, सशक्त भारत माता होगी, कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं? दिल्ली की बातें तो हम कर ही रहे हैं, जंतर मंतर अब मुझे तो लग रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है, लेकिन जंतर मंतर से इधर कर्नाटक जहां हम मौजूद हैं, मैसूरू में, मैसूरू पैलेस के बिल्कुल सामने से इस लाइव को लेके आ रहे हैं, न्यूज़ पॉइंट कर रहे हैं और दिन भर लगातार पिछले 3 दिनों से हम घूम रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर आप तक हम आए प्रेम कुमार जी, किस रूप में आप देखते हैं वहां बैठकर, दिल्ली में बैठकर, कर्नाटक का चुनाव कितना इम्पोर्टेंस रखता है मोदी सरकार के लिए और कितना इम्पोर्टेंस रखता है गांधी परिवार के लिए? गांधी परिवार स्पेशली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी भी इस सभा में कूदने वाली हैं, चुनावी सभा में 6 तारीख को। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इस चुनाव को? अनम्यूट कर लीजिए। जी शुक्रिया राजीव जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा भी नहीं कि पहले के चुनाव महत्वपूर्ण नहीं रहे, हर चुनाव की अपनी अहमियत रही है। अगर गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण था इसलिए कि कहीं बीजेपी हार जाती तो समझिए कि एक अलग उसकी रवानगी होती राजनीति की। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ममता बनर्जी ने जीत करके नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के जो अहंकार को उसको तोड़ा। उसी तरीके से कर्नाटक का जो चुनाव है उसकी अहमियत यह है कि 2023 में जो विपक्ष की फिजा बन रही है उस ख्याल से कांग्रेस की अगर वापसी होती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की टक्कर में उससे एक स्टेट छीन लेना, जो कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मिट रही है, बर्बाद हो रही है और हम आबाद हो रहे हैं, उस मिथक को तोड़ना, ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि कर्नाटक एक प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, दक्षिण में अपने पैर फैलाने के लिए, उस प्रयोगशाला में उनको विफल होते हुए भी ये कर्नाटक का चुनाव साबित कर सकता है, दिखा सकता है, ये भी इसकी अहमियत होगी। और इसको मैं यूं ही नहीं कह रहा,
आप देख रहे हैं कि खुलेआम जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमने पिछले चुनाव में देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब नए मतदाता वोट डालने आए तो एक बार पुलवामा हमले को याद कर लेना। तो उस पर भी चुनाव आयोग में बात गई थी, बाद में उनको क्लीन चिट मिल गया था कि इसके बावजूद कि वो शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। अभी तो खुलेआम नरेंद्र मोदी जी बजरंग बली का नारा लगाने की बात कर रहे हैं वोट देते हुए। इससे भी ज्यादा धर्म का दुरुपयोग हो सकता है क्या? लेकिन हमारा चुनाव आयोग सो रहा है। मैं इसको यहां से भी रिलेट करता हूं कि जंतर मंतर, बीजेपी को लगता है कि जंतर मंतर में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी गतिविधियां बढ़ेंगी बढ़ने दो, चुनाव में डिस्ट्रैक्शन होगा, ये उनकी रणनीति लगती है। हो सकता है उनकी रणनीति हो, लेकिन जंतर मंतर में सिर्फ गतिविधियां नहीं बढ़ रही हैं, जंतर मंतर पूरे देश को भावनात्मक स्तर पर उद्वेलित कर रहा है। एक मैसेज जो खुद बीजेपी ने बनाया था, जिसका कि अखिल स्वामी जी जिक्र कर रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को तहस नहस होते लोग देख रहे हैं। बजरंग पुनिया, भाई बजरंग बली उनसे बड़ा कोई देश में है? पहलवान है, देश की पहलवानी का प्रतीक है बजरंग पुनिया। वो महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज बजरंग बली का मतलब बजरंग पुनिया हो गया है। ये बात भी धीरे धीरे कर्नाटक तक पहुंच रही है। तो जब वोट देने लोग जाएंगे तो बजरंग बली को जब याद करेंगे तो ये बजरंग पुनिया का संघर्ष होगा। कोई सांप्रदायिक सोच नहीं होगी, कोई धार्मिक विद्वेष नहीं होगा। ये हम फिजा बनते हुए देख रहे हैं। आज अभी शाम 7 बजे तक जो बवाना के थाना में किसानों को पुलिस ने बंद कर दिया, हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे थे, उनके साथ इनके संघर्ष में साथ देना चाह रहे थे। उनको थाने में बंद कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। सब बुजुर्ग किसान हैं। आज देश का बुजुर्ग किसान अपनी बेटियों के सम्मान के लिए अगर आगे आ रहा है और आप उसको रोक रहे हैं और आप इसको रणनीति समझ रहे हैं कि यह डिस्ट्रैक्शन होगा कर्नाटक चुनाव से, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है राजीव जी। जनता तो सबक सिखाई देगी। ये ऐसा नहीं चलेगा कि पूरा देश रणनीतियों से चले, भावना से ये देश चलता है। और वही भावना आज बीजेपी को उसके खिलाफ जा रही है। जो अब तक वो गलत तरीके से तब भी समझा रही थी, आज उसका गलत साबित हो रहा है। जी राजीव जी, साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी भी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। और पूरा फुल हाउस है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे स्क्रीन पे। यहाँ हमारे साथ 2 साथी और 5 साथी स्क्रीन पे अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आना चाहता हूँ सीधा शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आपसे समझना चाहता हूँ जो कुछ चल रहा है कर्नाटक में, पल पल की रिपोर्ट आप तक रहती है, आपके ट्वीट्स देखा करता हूँ, और इन सब से इतर आप जंतर मंतर को भी बहुत नजदीक से फॉलो कर रहे हैं। दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए तो किस रूप में देखते हैं कर्नाटक के चुनाव को, शकील जी? देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है वो जितना इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट बीजेपी के लिए भी है। स्थिति आज की तारीख में ये है कि जो भी कर्नाटक जीतेगा, जिसको हम सब सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो वो सेमी नहीं होगा। जो सेमी जीतेगा वो फाइनल भी जीतेगा। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो 1-to-1 फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, इसके बाद ये 1-to-1 फाइट कांग्रेस और बीजेपी की सीधे 3 राज्यों में आने वाली है, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उत्तर भारत कहते हैं, जहां बीजेपी की जान है, जहां से बीजेपी ने हमेशा सत्ता और ताकत पाई है। तो अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई और अच्छी मेजोरिटी से जीत गई तो इन तीनों प्रदेशों में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और यहां स्थिति मजबूत होने का मतलब है कि जो विपक्षी दल आज थोड़े से इधर उधर खिसकने की कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार में पड़े हुए हैं, वो आके जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है उसी तरह कांग्रेस से चिपक जाएंगे। उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए विपक्ष को कि कोई जो है नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है।
और कर्नाटक जीत के कांग्रेस वो विश्वास दिलाएगी, और उसके बाद 3 राज्यों में वो जिस ताकत से जाएगी उससे विपक्ष का हौसला और बढ़ जाएगा। इसलिए कर्नाटक जहां आप हैं, प्रशांत जी हैं, दोनों आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम लगातार आपके रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि आप जिस तरह ग्राउंड से चीजों को बता रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और आज जो भी मेन मीडिया कहते हैं उन सब में वो खबरें, वो जानकारियां नहीं आ पा रही हैं जो आप अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो कर्नाटक आज की तारीख में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपने कही जंतर मंतर, तो जंतर मंतर का भी महत्व आज उतना ही है। क्यों? आपने किसानों को मारा, मजदूर पैदल चले गए, कोरोना में लोगों ने पुलों से अपने नजदीकी लोगों की लाशें फेंक दी, नोटबंदी हुई, चीन आके बैठ गया, हमारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। देश भर में ऐसी कितनी घटनाएं हुई, मगर उसके बावजूद भी वोट मिलता रहा। लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या है कि एक ऐसे राज्य में चुनाव होने जा रहा है जहां पे जिस कार्ड की वजह से वोट मिलता रहा, जो हमने सारे गिनाए कि मजदूर पिटा, किसान पिटे, कोरोना में हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम का नशा इतना गहरा था कि लोग उस नशे में अपने भाइयों के साथ, अपने निकटतम लोगों के साथ, देश के इतने महत्वपूर्ण वर्गों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को नहीं देख पाए, और उस नशे के तहत जो ध्रुवीकरण करती है बीजेपी, वो डालते रहे। लेकिन कर्नाटक में ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कर्नाटक के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और कांग्रेस उनको बहुत अच्छी तरह उठा रही है। पहला मुद्दा 40% की सरकार, भ्रष्टाचार। नंबर 2, राहुल की 5 गारंटी। अभी जैसे आपने जिक्र किया है तीसरा नंदिनी का। अब नंदिनी दूध का महत्व क्या है कि बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा कि आधा लीटर दूध नंदिनी का हम मुफ्त में देंगे। इसके अलावा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। लोग कहते हैं कि महंगाई को हम बर्दाश्त कर लेंगे बशर्ते कि हमारी जेब में पैसा हो। रोजगारी नहीं है लोगों के पास। कर्नाटक जैसी जगह जहां आप देख रहे हैं, हमने भी सब कुछ देखा है, वहां लोगों के पास बहुत काम हुआ करता था, दक्षिण भारत का सबसे संपन्न इलाका। लेकिन आज वहां भी बेरोजगारी का आलम है, महंगाई तो सब जगह जैसी है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वही कर्नाटक में मुख्य मुद्दे बने हुए हैं, चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। फिर आपने आई बजरंग दल का जिक्र किया और कांग्रेस ने घोषणा पत्र का किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये एक अनावश्यक चीज लिखी, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने देखा कि इसका विरोध हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक सर्वे कराया, तो मालूम पड़ा, और ये पहले से ही मालूम था, सर्वे तो एक ऐसी चीज होती है कि आपके जो समझ होती है उसको सही साबित करती है, कि कर्नाटक में 5% लोग भी जो है वो बजरंग दल के मुद्दों को नहीं जानते, इसलिए उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और ये मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन मोदी जी शेष भारत में उसका इंपैक्ट डालने के लिए, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो 3 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उत्तर भारत के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां माहौल बनाने के लिए बजरंग दल का इशू उठा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये एक सबक होता है, हर चुनाव होता है, इससे सीखना चाहिए कि अनावश्यक मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहिए। जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हमने 4-5 मुद्दे गिना है, इनके अलावा किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है। कर्नाटक में आपने देख ही लिया, अब आपसे ज्यादा कौन बता सकता है कि वहां तो चुनाव जनता ही लड़ रही है। सिद्धारमैया का आपने बताया, हमने पहले लिखा था तो कुछ लोग हमसे नाराज भी हो गए थे। हमने कहा सबसे बड़े नेता वह सिद्धारमैया ही है, मीडिया पे मत जाइए, वो शिव कुमार को दिखाता है, शिव कुमार का अपना असर है। मतलब नेता कौन होता है, ये हमने लिखा था, नेता वो होता है जो जहां खड़ा हो जाए वहां 100-200-500 आदमी भी अपने आप लग जाए। तो सिद्धारमैया को हमने देखा है, वो कर्नाटक के किसी गांव में चले जाए, किसी जिले में चले जाए, किसी शहर में चले जाए, लोग अपने आप उनके आसपास आ जाते हैं। तो न केवल कांग्रेस में बल्कि सभी पार्टियों में आज देवगौड़ा की भी वो स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी ताकत सिद्धारमैया है वहां पे। तो आज कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है, लेकिन उसको यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो इसका फायदा अगले 3 राज्यों में उठाए। तभी विपक्षी एकता मजबूत होगी और तभी 2024 में
वो मोदी जी को हैट्रिक करने से रोक पाएगी। राजस्थान में उसे ये जो 5 साल से नेतृत्व का फैसला वो नहीं कर पा रही है, विवाद का फैसला नहीं कर पा रही है, गुटबाजी को नहीं रोक पा रही है, उसे रोकना पड़ेगा। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ उनका बहुत अच्छा है, राजस्थान भी बहुत अच्छा है। अशोक गहलोत की स्कीमें वहां काम कर रही हैं, बड़ा उनके प्रति लोगों का अनुकूल रवैया है, लेकिन जबरदस्ती की जो गुटबाजी चल रही है उससे उसको रोकना पड़ेगा। खड़गे जी को अब कर्नाटक के बाद में अपनी सीडब्ल्यूसी का फैसला करना है, जनरल सेक्रेटरी का फैसला करना है। कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा स्मार्ट कोई खेल रहा है, वैसे तो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो प्रियंका गांधी खेल रही है सबसे ज्यादा स्मार्ट। उनके जो जवाबी हमले होते हैं ऑन हेड जिस तरह वो ले रही हैं और जिस तरह मोदी जी से डायरेक्ट सवाल कर रही हैं, तो वो कांग्रेस में पुराने इतिहास को दोहराने जैसा है जो इंदिरा गांधी किया करती थी। आपने देखा कि उन्होंने अभी लेटेस्ट किस तरह कहा कि मुझे ताज्जुब है कि आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास करना चाहते हैं, तो अभी तक आपने किया क्या? ये वही कह सकती थी। उन्होंने ही कहा कि 91 गालियां, 91 गालियां। आप गालियों का हिसाब लगाते हैं, जनता के कष्टों का हिसाब नहीं लगाते। हमारे परिवार की गालियों का हिसाब लिखा जाए तो किताबों में किताब सुन जाएंगी, तो सही बात है, लाइब्रेरियां बन जाएंगी। पंडित मोतीलाल नेहरू से लेके और आज राहुल और प्रियंका तक क्या क्या नहीं कहा गया और आज भी कहा जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते, एकदम व्यक्तिगत हमला था कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। तो ये सारी बातें प्रियंका गांधी कह सकती थी। और आपको हम बताएं कि प्रियंका गांधी ये पहली बार नहीं कर रही है, कांग्रेस उनका उपयोग करने में अभी तक उतना सफल नहीं रही है। प्रियंका ने इसी तरह अमेठी रायबरेली में शकील अख्तर जी, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। प्रियंका गांधी पे मैं चाह रहा हूँ क्योंकि अगले उसमें राउंड में थोड़ा और भी चर्चा हो और तमाम हमारे जितने साथी पैनलिस्ट साथी हैं सब उस पर बात करें, क्योंकि प्रियंका एक उभरती हुई नायिका के रूप में यहाँ भी देखी जा रही हैं और ये बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ दो साथी प्रशांत टंडन जी और संकल्प मल्होत्रा जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं और फिर उधर स्टूडियो में दो और साथी हैं जिनके पास अभी आना है, अमलिंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी। संकल्प जी, आप दिन भर साथ हम लोग साथ साथ घूम रहे हैं, जरा आप बताइए क्या कुछ आप देख रहे थे। हम लोग आज नंदनी आइसक्रीम भी खा रहे थे और जब बात कर रहे थे तो लोग वहाँ पे कुछ महिलाएं भी थी सबकी नहीं नंदनी आइसक्रीम जो है, क्योंकि चूंकि आप इंटरप्रेटर का काम भी कर रहे हैं हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे हैं लोग नंदनी को लेकर के? देखिए, नंदनी के मुद्दे पर ये वो कभी नहीं चाहेंगे कि नंदनी की जगह अमोल आ जाए, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो लेडी का आपने अगर सुना होगा वो थोड़ा सा फॉर मोदी बोल रही थी, मगर ग्राउंड पे ये कभी भी नहीं चाहेगी कि नंदनी की जगह अमोल आ जाए। रही नंबर 2 अपनी बजरंगबली वाली बात, अगर आपने को याद होगा प्रशांत जी ने एक आदमी से क्वेश्चन पूछा था तो बजरंगबली जी के बारे में पूछा तो उनके यहाँ उनको कोई जानकारी नहीं है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि यहाँ कोई बजरंगबली जी का भी कोई मुद्दा है। तो इसलिए जो पूरे दिन का जो लगाया जाए तो ये जो मुद्दे है ओनली फॉर ए नॉर्थ या साउथ के लिए, साउथ के लोगों को ये मैटर ही नहीं करते। साउथ के लिए मैटर करते हैं जो 4% आरक्षण है, ये नंदनी का मुद्दा है, एक लाल मिर्च का मुद्दा है, वो सब चीजें लोगों को ये करती है। और इनका मेन ये है कि फार्मर्स नाराज हो रहे हैं इस चीज से, नंदनी के मुद्दे से। यस, ऑब्वियसली फार्मर्स नाराज हो रहे हैं ना कि दूध सारा फार्मर्स लेकर आते हैं, सारा सप्लाई फार्मर्स करते हैं। और नंदनी जो है कर्नाटका की बैकबोन है। और नंदनी का जो एक और बात बता दूं, तमिलनाडु में भी नंदनी का घी आता है जब शॉर्टेज हो जाती है, तो इतनी सप्लाई है उसकी है। और जब वही ओवर सप्लाई है तो फिर आप अमूल को क्यों लाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो बहुत हैं और ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ के लोग और हम भी जानने की कोशिश। अभी शकील अख्तर जी भी यही बात कह रहे थे कि जो मुद्दा है, जो यहाँ संकल्प जी कह रहे हैं, जो मुद्दा है वो लोकल मुद्दा है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गालियों की बात करें, चाहे बजरंगबली की बात करें या जय श्री राम की बात करें या और भी कुछ बात करें, तो ये सारे मुद्दे नॉर्थ इंडिया के हिसाब से हो रहे हैं। आप भी लगातार प्रशांत जी, हम लोग तो साथ में घूम ही रहे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं प्रशांत जी? और पिछले 3 दिनों में और आज तो बहुत लोगों से मिलना हुआ, उस हिसाब से जरा बताइए। देखिए, आज हम लोगों ने रूरल कर्नाटका में पहली बार गए और 2 कंस्टिट्यूंसीज में गए हम, जिसमें एक सिद्धारामैया की वरुणा कंस्टिट्यूंसी और दूसरी जो है नंदनगुड़। तो इन जो नंजनगुड़,
तो इन दोनों कंस्टिट्यूंसीज में जो देखने को मिल रहा है कि एक तो देखिए सिद्धारमैया की जो कंस्टिट्यूंसी वो उनकी पुरानी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ उनका आधार है, काम है, तो और वो कुर्बा समाज से आते हैं, तो वहाँ पे कुर्बा समाज की भी काफ़ी आबादी है, तो उनके प्रति वहाँ पे एक सेंटिमेंट होना और एक सपोर्ट होना समझा जा सकता है। लेकिन जो दूसरी जो नंजनगुड़ में हम लोग गए, वहाँ पे सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, सिटिंग एमएलए बीजेपी का है, और वहाँ पे कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। जो देखने में आ रहा है कि कोई मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि वहाँ से कांग्रेस वो सीट निकालती है। अगर वो सीट निकालती है नंजनगुड़, जो रूरल सीट है, वो स्विंग फैक्टर होगा, कर्नाटक के रिजल्ट का ही स्विंग फैक्टर होगा कि अगर सिटिंग एमएलए हारेगा और वो नया एमएलए कांग्रेस का विधायक बनेगा वहाँ से, और वो सीट में का वो रिजर्व सीट है। कल मैं आपके साथ चर्चा में कह रहा था कि जो रिजर्व सीट है यहाँ पे 36, उन 36 में जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वही बंगलोर में सरकार उसी की बनती है। तो ये तो आज का हमको एक सबक मिला। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो शकील जी कह रहे थे, उनको और कर्नाटक में जो हम फील कर रहे थे, मेरे लिए भी नई बात है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी सर्वे में आ रहा है 67%, हम लगातार उसको देख भी रहे हैं, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी से अगर बीजेपी को बहुत शर्मनाक हार से अगर कोई चीज़ बचाएगी तो वो है कि बीजेपी या आरएसएस या व्यक्तिगत मोदी का यहाँ पे आइडियोलॉजिकल एक वोट बैंक बन गया है। तो वो बहुत सारे लोग हमको मिले जो बोम्मई की सरकार से नाराज हैं। जिस महिला की बात आप कर रहे थे अभी संकल्प जी, वो महिला भी नंदिनी के मामले पे बीजेपी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन मोदी के साथ है, लेकिन मोदी के साथ है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल वोट बैंक यहाँ पे भले छोटा हो लेकिन वो क्रिएट हो गया है, जो कि सरकार की खराब फैसले अच्छे फैसले से प्रभावित नहीं होता, वो उसको वोट ही देगा। तो ये एक नई बात जो हम लोगों को देखने को मिल रही है वो यहाँ पे ये है। दूसरा देखिए, बजरंग दल जैसा शकील जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम सारे प्रोफेसर या ऐसे लोगों से ही बात कर रहे हैं जो नज़र रखते हैं, जिनका एनालिसिस होता है। यहाँ पे शायद कोस्टल कर्नाटका में थोड़ा बहुत असर हो तो हो, वरना पूरे कर्नाटका में इसका असर नहीं है जो बजरंग दल का मामला आ गया। लेकिन लगता है कि बीजेपी इसका एक प्रयोग कर रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लाने के बाद कि भले ही हम कर्नाटका हार जाएं, लेकिन इसको हम मुद्दा नॉर्थ इंडिया के लिए बनाए, क्योंकि जबलपुर में आज तोड़फोड़ करवा दिया। तोड़फोड़ कांग्रेस के दफ्तर में हुई है, बजरंग दल के नेता, वहाँ उनकी स्ट्रेंथ भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ की, क्योंकि कल भी मैं आपके प्रोग्राम में एक बात कह रहा था कि नॉर्थ के मुद्दे यहाँ पे लाने का, उत्तर भारत के मुद्दे लाने का यहाँ की राजनीति में कोई मतलब नहीं है। बीजेपी शायद इसका इस्तेमाल ये करना चाहती है कि यहाँ पे तो हम हार जाएं या उसका इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन उत्तर भारत में इसका पोलराइजेशन जो है उसमें मदद मिले, और वो उसमें उनको आंशिक कामयाबी मिल भी जाएगी। जी, आंशिक लाभ फायदा जो भी कहें वो मिल भी सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक अलग ढंग से स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में जो बजरंग बली का नाम आया है उसको लेकर, और आप सब जानते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी का प्रमुख हथियार रहा है और उसी को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को उसी एरिया में आने वाले हैं जिस एरिया में आज हम गए थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और अगर कहें तो स्थापत्य कला के हिसाब से एक मंदिर बहुत शानदार है नंजनगुड़ में, और उस मंदिर के पास भी हम गए थे। उस मंदिर से रिलेटेड भी खबर हम अपलोड करेंगे, आप देखिएगा। लेकिन मजेदार चीज ये है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में एक जगह सिद्धारमैया के सामने जो वी सिमोना खड़े हैं, वो आज की तारीख में
कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दूसरे जो हैं वो विधायक हैं। दोनों जीत के आते, यानी बीजेपी की बात कर रहा हूँ, दोनों अगर हार जाते हैं तो जबरदस्त झटका लगने वाला है। और इसीलिए प्रशांत टंडन जी जो बात कर रहे हैं कि 36 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पूरा का पूरा ये 36 के 36 SC ST के लिए SC और SC ST के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। तो इन आरक्षित सीटों में जो बाजी मार के जाता है उसकी सरकार बनती है। आना चाहता हूं एक बार, अब हमारे दो और साथी उनके पास में, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देख रहे हैं लगातार पल पल की रिपोर्ट आप तो देख ही रहे हैं और हम लोग जो बातें कर रहे हैं इसमें आपका इनपुट? देखिए, एक जो बात हो रही कि जंतर मंतर का जो मामला है उसका क्या असर वहां होगा कर्नाटक के चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता भी वैसे पूरे देश के साथ जुड़ी हुई है और वो बहुत ही जागरूक पढ़ी लिखी जनता है। निश्चित रूप से उन्हें भी जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा है उसका निश्चित रूप से वो लोग सारे के सारे लोग वाकिफ होंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए कि जंतर मंतर वाला जो मामला है वो खुदा न खास्ता कर्नाटक में न पहुंचे। अगर कर्नाटक में मामला पहुंचता भी है तो जो भी उसका आंशिक प्रभाव हो या व्यापक प्रभाव हो या सामान्य प्रभाव हो वो कह नहीं सकते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा क्योंकि वहां की जो जनता है वो नॉर्थ इंडियन जो एक पूरा का पूरा बेल्ट है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से जो ब्रजभूषण शरण के समर्थन में भी बड़े लोग आ गए हैं। काफी लोग जो है वो उल्टे महिला पहलवानों को ही वो दोषी ठहरा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनका यौन शोषण हुआ तो कैसे वो साथ रहे, इतने दिनों तक क्यों नहीं शिकायत की, वगैरह वगैरह जो है। तो एक तरह से अगर ये मामला कर्नाटक में पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका और नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जंतर मंतर वाला मामला अभी बहुत ज्यादा ही नहीं हो रहा है क्योंकि कर्नाटक की जनता और ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों को लेकर ही व्यस्त है और उसी को ही वो डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दे जिसकी हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि इस कर्नाटक चुनाव में बहुत जल्दी ज्यादातर मामले जो है वो सारे के सारे फ्रीज हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके ही जो है कर्नाटक के चुनाव लड़े जाएंगे, जिसमें पहला तो भ्रष्टाचार वाला है, जिसमें पहली बात यह है कि जो 40% वाली जो सरकार है, उसके बाद दूसरा जो संघवाद पर जो प्रहार हुआ है कर्नाटक में इसका जीता जाता उदाहरण 2-3 मामलों में हुआ जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। नंदिनी बनाम अमूल, उसके बाद विजया बैंक बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो चीजें हैं ज्यादातर स्थायी वहां पे हो चुका है, इन्हीं को लेके अब आगे बढ़ेगा। इस बीच में निश्चित रूप से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती रहेंगी। जैसे आप देखिए कि जो बसव गौड़ा पाटिल हैं, उन्होंने परसों एक और शिगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम उत्तर प्रदेश जैसी सरकार बनाएंगे जहां हिंदू विरोधियों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कर्नाटक के लोग न तो इसको लेके उद्वेलित हुए और न ही वे भड़के, वो अपनी चाल से चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप भी वहां पे घूम रहे हैं, प्रशांत जी घूम रहे हैं, जो कुछ इनपुट आ रहा है आप लोगों के जरिए, संकल्प जी के जरिए जो आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता ने निश्चित रूप से एक निर्णय ले लिया है। उसको ठीक है कि बहुत ज्यादा वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला वाला वहां पर बहुत ज्यादा मामला नहीं है। और ये जो रैलियां जो दिख रही हैं, जिस हिसाब से प्रियंका की रैली, खड़गे जी की रैली, उसके बाद सिद्धारमैया की रैली जो आप वरुणा में देख के आए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता जो है एक फैसला उसने ले लिया है। उसको डिलीवर जो करने जा रही है वो 10 तारीख को, और उसका जो घोषणा जो होगी वो हम 13 तारीख को देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक वाला जो मामला है इसमें 2-3 चीजें, एक और एंगल जो है हमें ये भी देखना है कि हमें दोनों दृष्टि से देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है तो क्या होगा और जीतती है तो क्या होगा। पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वहां से जीतने पर एक परिवर्तन बहुत बड़ा जो भारतीय राजनीति में आएगा। सबसे जो 3-4 बड़े फर्क पड़ेंगे। पहली बात तो होगी कि कांग्रेस जो है, जिसका कई लोगों ने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। कर्नाटक अगर जीतती है कांग्रेस तो वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और एक मजबूत विपक्षी जो गठबंधन है वो स्वरूप लेना शुरू हो जाएगा, और जो और मजबूत होता जाएगा अगले 3 राज्यों के चुनाव में। हालांकि वहां पे लगभग तीनों जगह पे 1-to-1 फाइट ही है, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। लेकिन एक तरह से कांग्रेस जो है बिल्कुल मतलब जिसको हम कहते हैं कि निर्विवाद रूप से इस बात की स्थापना कर देगी कि भारत की जनता को, भारतीय
विपक्षी दलों को एकत्र करने में वही सक्षम है, और शायद मुझे ऐसा लगता है यही होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी अभी इंतजार कर रहा है कर्नाटक के चुनाव को खत्म होने का। जो दूसरा जो चरण होगा वो बहुत ज्यादा निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक की सफलता अगर उसमें जुड़ जाती है तो भारत जोड़ो यात्रा मान लीजिए कि वो अगले 3-4 चुनाव पे कांग्रेस की जीत पर अंतिम मुहर लगा देगी। और इसका अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद वहीं से मोदी का अवमूल्यन जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका जो उनकी जो छवि है, उनका जो चरिश्मा है, ये इसका क्षरण शुरू हो जाएगा। और ये 3 चुनाव इसके बाद सब लोग लगभग मान रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव अगर जीतती है तो अगले तीनों राज्यों के जो चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो तो कांग्रेस के हाथ में आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मोदी का क्षरण शुरू हो जाएगा। उनका जो है वो एक तरह से अवसान की शुरुआत जो है, वो उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत यहां से हो जाएगी राजीव जी। इसलिए कर्नाटक जो है वो लोकतंत्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो चुनाव होने जा रहा है कर्नाटक का, ये लोकतंत्र बनाम निरंकुश शासन प्रणाली के बीच का चुनाव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। एक बात यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, हमारी गलती थी। 51 आरक्षित सीटें हैं 224 में से, 51 में से 36 एससी के लिए और 15 एसटी के लिए है। तो ये एक करेक्शन था, शुरुआत में हम लोग 36 बात कर रहे थे, 36 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं। और प्रशांत टंडन जी जो जातीय जो गणित है वो बता रहे थे, वो बहुत दिलचस्प है और इसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। लिंगायतों की बात हो, चाहे वोकालिगा की बात हो, चाहे अलग अलग ओबीसी और ऐसे तमाम अलग अलग जो कास्ट फैक्टर हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रदेश में जाते हैं और कास्ट फैक्टर को नहीं समझेंगे तो राजनीति को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस फैक्टर को भी समझने की कोशिश हम कर रहे थे। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक का चुनाव? लेकिन उधर जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है, क्या कर्नाटक, हालांकि यहाँ असर कितना क्या है, नेशनल लेवल का कोई भी असर नहीं है, शायद इसीलिए प्रियंका गांधी भी जो बात कर रही हैं, मोदी जी पे वार तो कर रही हैं, लेकिन लोकल इश्यूज को उठा रही हैं। राहुल गांधी भी अभी तक, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ आकर के अदानी की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी भी अदानी से अलग यहाँ लोकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो बातें कर रहे हैं वो बात है कि किसी भी तरह से ध्रुवीकरण किया जाए। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति में सफल हो पाएगी बीजेपी? एक बड़ा सवाल। लेकिन इन सवालों के बीच हम लोगों का विश्लेषण जारी है, उसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं? राजीव जी, देखिए, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कारगर हथियार है जो उसके हाथ में रहता है हमेशा, और वो सब जगह रहता है। वो कर्नाटक में भी उसके हाथ में है। अब कर्नाटक में वो कितना असर कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आपने, प्रशांत जी ने अच्छी तरीके से समझा दिया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में एक हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं, और उसके जरिए वो जो आने वाले 3 विधानसभा के चुनाव हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्योंकि इन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से पिछड़ रही है, उसको जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान उसका 2024 तक जो है वो जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वहां कोई लाभ मिले या ना मिले, लेकिन वो उसका लाभ जो है वो इन 3 राज्यों में खासतौर से लेना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है इसके पीछे एक रणनीति है। दूसरा, इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिनका की परिणाम जो है वो भी 13 मई को ही आना है। तो वो भी प्रधानमंत्री की नजर में एक है कि कर्नाटक की हार जब हो तो उसको बचाने के लिए किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से उसको ढकने की कोशिश की जाए। तो इसलिए भी वहां वो उस ध्रुवीकरण का किया जा रहा है प्रयास, ताकि उसका फायदा जो किसी तरीके से, ये पहली बार हो रहा है कि शहरी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जो वो अच्छे तरीके से टक्कर दे रही है। आपको परिणाम क्या आती है वो अलग का मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इन निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, नहीं दे रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो घिरी हुई है हर तरीके से। क्योंकि अब जो है परफॉर्मेंस की बातें उठ रही है कि परफॉर्मेंस क्या है सरकार का। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां से उसको यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल प्रधानमंत्री से हो सकता है, लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि आप बजरंग दल के सदस्य हैं। अगर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाने की बात की तो बजरंग दल ने प्रतिबंध लगाने की बात की, तो आपको परेशानी किस लिए हो रही है?
भाई भारतीय जनता पार्टी प्रतिबंध लगाने की बात की नहीं है कांग्रेस ने। तो प्रधानमंत्री अगर इतना आग बबूला हो रहे हैं बजरंग दल को लेकर के, तो बजरंग दल के साथ अपने संबंधों की प्रधानमंत्री जो है वो खुलासा करें। और जो बजरंग दल के कृत्य हैं, क्या प्रधानमंत्री उससे को अपने को संबद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं आगे आने वाले समय में। लेकिन मुझे ना जी लग रहा है कि कुल मिलाकर के इस समय जो है प्रधानमंत्री वहां जो भी कर रहे हैं वो ये मान चुके हैं कि कर्नाटक हमारे हाथ से चला गया है। अब किसी भी तरीके से जो बाकी हिंदी भाषी राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको तमाम तरीके की मुसीबतें सामने करनी पड़ रही हैं। जाति जनगणना जो बिहार में चल रही थी, हालांकि आज उस पर वहां उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है कि आप इसको जाति जनगणना नहीं कर सकते, लेकिन वो उस रोक के बावजूद ये जाति जनगणना का मसला जो है ये उत्तर भारत में भी जोरदार तरीके से उठेगा, क्योंकि इस जो रोक लगी है उच्च न्यायालय की वजह से अब ये मांग और ज्यादा जो है वो जोर पकड़ेगी कि उच्च न्यायालय रोक लगाई है, केंद्र सरकार इसको कराए। तो जो राहुल गांधी ने वहां वायदा भी किया कि भाई कि आप जो है ओबीसी का जब मसला उठाया तो भाई कर्नाटक को ही कहा कि भाई आप ओबीसी की मतलब आप जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराते। तो ये मसला भी यहाँ जो जिस तरीके से उठेगा, मुझे लगता है इससे भी प्रधानमंत्री जो है वो आने वाले समय में अपनी दुश्वारियां अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, नमो पार्टी है। तो उस नमो पार्टी की हार जो प्रधानमंत्री की खुद की हार होगी, जीतती है अगर तो भी ये प्रधानमंत्री की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जो आज जो स्थानीय लोग हैं जो वहां की राज्य सरकार से नाराज हैं, उनमें से कुछ लोग जो है वो प्रधानमंत्री से खुश है। तो यानी कि अगर वहां जो भी मिलता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो प्रधानमंत्री को मिलेगा या येदियुरप्पा की वजह से मिलेगा, जो मिलेगा इन दो लोगों की वजह से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कर्नाटक में कुछ भी नहीं है, तो ये आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें राजनीति में और राजनीति के इर्द गिर्द जो कुछ चल रही हैं, और उनमें से एक खबर जो अभी आप बता ही रहे थे अमलेंदु जी कि बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है बिहार में पटना हाई कोर्ट ने। और उस रोक से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या इसे झटके के रूप में देखा जाए या किसी और रूप में देखा जाए, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि, लेकिन आजकल कोर्ट के फैसले पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं और इसलिए यहाँ एक सवाल कई लोग उठा रहे हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खैर, जातिगत जनगणना से इतर एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर्नाटक के लिए है कि इस बार ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगभग बराबरी के साथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनावी राजनीति में ये दोनों भाई बहन एक साथ एक राज्य में इतनी ज्यादा यात्राएं और इतनी ज्यादा सभाएं इन लोगों ने नहीं की। अभी भी होनी है सभाएं, और आखिरी सभा बेंगलुरु में जो होनी है उसमें कहा जा रहा है कि दोनों भाई बहन साथ साथ रहेंगे। समझना चाहता हूं और प्रियंका के राजनीति को भी यहां से हम टटोलने की कोशिश करेंगे। शकील अख्तर जी अभी बात कर भी रहे थे, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन उनसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी किस रूप में देखते हैं ये पहला मौका है स्वामी जी जब दोनों भाई बहन, आज प्रियंका तो कल राहुल गांधी, परसों फिर प्रियंका, नरसों राहुल गांधी, 2 दिन के लिए एक दिन ये लगातार कैंपेन में, और यहाँ पर एक अलग प्रभाव छोड़ करके प्रियंका भी बैठी हुई हैं, राहुल तो पहले से भी हैं। और राहुल की यात्रा जिस मैसूरू में हम लोग हैं, इस मैसूरू में उनकी यात्रा आई थी। आज जिस रास्ते पे हम लोग गए थे वो पूरा रास्ता उनकी पदयात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, और अभी भी लोग याद रखे हुए हैं, लोग भूले नहीं हैं। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये चुनाव। जरा आपका विश्लेषण इस पे। प्रश्न आपने पूछा, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तहत इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंटरव्यू टेक्निक में हम लोग बात करते हैं तो करते हैं कि जो आपका वीक पॉइंट है उसे निकाल के इंटरव्यू को अपने स्ट्रांग पॉइंट की तरफ ले चलो। कांग्रेस की 3 रणनीति मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली रणनीति ये अच्छी लगी कि जो बीजेपी का मुख्य लक्ष्य हुआ करता था वो राहुल गांधी होते थे, और कर्नाटका के अंदर जो सबसे ज्यादा छाई हुई हैं वो प्रियंका गांधी छाई हुई हैं, जिनके पति रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद लिख के कोर्ट में दिया है कि इन पे जो हम आरोप लगा रहे थे उसका कोई आधार नहीं था। तो प्रियंका गांधी बिल्कुल एक नए रूप में कर्नाटका में सामने उठी हैं, और जो पूरा एक तंत्र था राहुल वर्सेस इनका मोदी जी का युद्ध बनाने का, वो खत्म हो गया। नंबर 1, जो रेवन्ना रेड्डी ने जाके वहां पे मीटिंग में कहा, वहां पे उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो यहाँ के कर्नाटका के भूमिपुत्र हैं। अब आप देखिए, लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय स्तर पे नहीं है, बनाम मोदी जी। तीसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा और उनके बेटे ने जो कहा, जिसको बीजेपी ने लपक कर उसका विरोध करने का प्रयास किया,
वास्तविकता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को आकर्षित किया कि तुम राहुल गांधी की बात मत करो, मुझसे संघर्ष करो। और जब ये संघर्ष देखिए कर्नाटका के पुत्र में और गुजरात के पुत्र में होगा, जो हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, जो आपने कल स्वीकार भी किया, वास्तविकता में जब लड़ाई होगी एक गुजरात के अमित शाह और नरेंद्र मोदी की और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे की कर्नाटका के भूमिपुत्र की, तो ये लड़ाई हो जाएगी कर्नाटका के अस्मिता की। तो वास्तविकता में जो रणनीति है कि केंद्रीय मुद्दों से हटाकर अब चीजों को लाना है क्षेत्रीय मुद्दों में। और जो आपने सिद्धारमैया जी के बारे में कहा, देखिए सिद्धारमैया जी, हम लोग बात करते हैं वोकिलिंगा वोट की, हम लोग बात करते हैं लिंगायत वोट की। जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है ओबीसी वोट बैंक। पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है कुर्बा वोट, वो है ओबीसी वोट। और एक ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाने की तमन्ना ओबीसी के पास है। और कांग्रेस ने यह दिखाया है कि अगर छत्तीसगढ़ में भी उनका चीफ मिनिस्टर है तो वो ओबीसी है, राजस्थान में उनका चीफ मिनिस्टर है वो भी ओबीसी है, और वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्नाटका में भी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो बनेगा ओबीसी। क्योंकि एक के पास है लीडर वोकलिंगा जो जेडीएस के पास है, एक के पास है लिंगायत जो भी आधे भागों में बट गया है जगदीश शेट्टार के बाद। तो एक के पास है लिंगायत लीडर, एक के पास है वोकलिंगा लीडर, एक के पास है ओबीसी लीडर, और इस ओबीसी लीडर के साथ दलित वोट भी है और मुस्लिम वोट भी है। तो वास्तविकता में लड़ाई मुझे लगता है एक तरफा है। और स्ट्रेटेजिकली जो बीजेपी जितनी ज्यादा गलती कर सकती थी सारी गलतियां उसने कर दी हैं। कांग्रेस जितनी अच्छी रणनीति से इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ सकती थी उसने की है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कर्नाटका के विवेक पर, उनके बुद्धि कौशल पर, उनकी बुद्धिमत्ता पे पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया की जो आवाज हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियां यहां झेल रही हैं, उनके आंसू कर्नाटका की जनता तक पहुंचेंगे और वो ऐसा निर्णय लेगी कि किसी बेटी के आंखों में एक भी आंसू राजीव जी भविष्य में ना आए। जी, बहुत सारी बातें, और आप कर्नाटक को कैसे जोड़ रहे हैं जंतर मंतर से, वो भी उसकी भी तारीफ करना यहाँ लाजमी है। क्योंकि बात तारीफ की नहीं, बात यह है कनेक्शन की। और यही बेटियां कभी जाकर के, यही पहलवान जो लड़कियां हैं जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती थीं और प्रधानमंत्री साहब जो हैं चाय पे बुलाते थे। लेकिन अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी, इतनी सारी घटनाएं घट गई, एक ट्वीट के जरिए भी इन लोगों की बातें नहीं सुनी उन्होंने, ना ही कोई सुध ली। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होगा उस पर नजरें टिकी हुई हैं सबकी। लेकिन इधर हम कर्नाटक के चुनाव की बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। और इस वक्त जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम मैसूरू के राजमहल, मैसूरू पैलेस से सीधा लाइव आपके बीच लेकर आ रहे हैं। और पीछे रोशनी से जगमग आप पैलेस को देख रहे होंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी, यहाँ भी प्रशांत टंडन जी और संकल्प जी जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में तमाम साथी जुड़े हुए। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, हम बात कर रहे हैं भाई बहन की, बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। दोनों की राजनीति पैरेलल चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं पूछने वाला हूं आपसे कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो दोनों बराबर मिलकर के अगर देंगे तो बेहतर होगा। और वो यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ जब बात हम लोग करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी अच्छी रही, जो कांग्रेस के चाहने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस से इतर जब आप जैसे विश्लेषक के बीच हम आते हैं तो आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या ये जो पहली बार ऐसी रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, और अगर जीत मिल जाती है, 113 सीटें बहुमत की आ जाती हैं कांग्रेस के पास, तो क्या हम अपने इसी देश की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में कुछ अलग दिशा देखने वाले हैं? किस रूप में आप देखते हैं? प्रश्न बहुत गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है, और ध्यान खोजता है कि इस प्रश्न को सही तरीके से एड्रेस किया जाए, जवाब दिया जाए। देखिए, मैं कर्नाटक की सियासत से ही इस प्रश्न का उत्तर देखता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस को वोट प्रतिशत के मामले में कभी दरिद्र होना नहीं पड़ा है। कर्नाटक वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस कर्नाटक में हमेशा अच्छी स्थिति में रही है। इसके बावजूद जो परिणाम होते हैं वो परिणाम उसके अगेंस्ट में भी जाते रहे हैं, सत्ता उसके हाथ से निकलती रही है, ये चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस का प्रेजेंस जो है
कर्नाटक के सुदूरवर्ती इलाकों में भी है, भले ही वो सघन रूप में परिणाम देने की स्थिति में नहीं आता है। लगभग यही पैटर्न जो है कांग्रेस का देशव्यापी भी है और कांग्रेस के लीडरशिप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी का भी यही प्रेजेंस है। पूरे पैन इंडिया लेवल पर इनकी प्रेजेंस है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। हम ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की भी है और बीजेपी में कम नेता हैं जिनकी ऐसी प्रेजेंस है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के पास जो या नरेंद्र मोदी जी के पास जो सघन एक्सेप्टेबिलिटी खास इलाकों में जो उनको सीटों के रूप में बड़ा परिणाम दे देती है, वो सघनता कांग्रेस खोज रही है इन दिनों, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ही नेतृत्व में मिल सकती है। और कर्नाटक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, कर्नाटक में ज़्यादा वक्त बिताया था, वहाँ जो उन्होंने माहौल बनाया था, और जब वो यात्रा उत्तर की ओर क्रमशः बढ़ रही थी तो प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में जमी हुई थी और हिमाचल प्रदेश में जम करके डट करके उन्होंने बहुत क्लोज मार्जिन वाले फाइट में कांग्रेस को जो जीत दिलाई थी, ये कॉम्बिनेशन कर्नाटक में इकट्ठा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन अगर वास्तव में कांग्रेस को कंसोलिडेट करता है, उसके बिखरे हुए वोटों को एकजुट करता है, तो इसका इम्पैक्ट पैन इंडिया लेवल पर दोनों के उसी प्रभाव को मजबूत करेगा और जिसकी परीक्षा तुरंत होने वाली है आने वाले समय में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो ये एक तरह से ये कॉम्बिनेशन जो है जनता के बीच में एक तो वैचारिक तौर पर पहुंचाने का, दूसरा कार्यक्रम के रूप में पहुंचाने का, तीसरा जनता से कनेक्ट होने का, उनके मुद्दों पर बात करने का, इस लिहाज से देखें तो प्रियंका और राहुल गांधी ने जनता की नब्ज को पकड़ने का प्रयास किया है, वो कर रहे हैं। और जनता से जब तक कांग्रेस नहीं जुड़ती है, ये वक्त लगा है जो बफर टाइम बोलते हैं सत्ता से बाहर होने के बाद और सत्ता से में आने के बीच का बफर टाइम, उसका एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है और अब ये दोनों एक अच्छा मैसेज जो है वो देते हुए काम। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे हैं और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की जोड़ी, अभी तक दोनों के बारे में बहुत सारी बातें होती रही हैं। कई बार कहा जाता था दोनों भाई बहन के बीच में पटती नहीं है, प्रियंका गांधी कुछ और बनना चाहती हैं, कुछ और करना चाहती हैं, राहुल गांधी कुछ और करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन इनसे अगर अलग होकर देखा जाए और कर्नाटक की राजनीति को देखा जाए, और कर्नाटक की राजनीति में खासकर जो चुनावी कैंपेन और उस कैंपेन में राहुल प्रियंका की जोड़ी ने जो अभी तक कमाल दिखाया है, इसके क्या मायने हैं, इससे कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में जा रही है, जरा ये समझेंगे। कांग्रेस को बहुत नजदीक से, आज से नहीं वर्षों से शकील अख्तर जी देख रहे हैं और कवर करते आए हैं। शकील अख्तर जी, किस रूप में देख रहे हैं आप इस जोड़ी को? क्या कर्नाटक का चुनाव जो बीजेपी को हराकर अगर कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती है तो राहुल और प्रियंका दोनों की जोड़ी एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरे देश में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है? देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और जिस जोड़ी का आपने जिक्र किया है, इस जोड़ी का एक उदाहरण आप कि दोनों के साथ आने से जनता पे क्या इम्पैक्ट होता है। आपस में तो इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ही, उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं है। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि साथ आने का क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, राहुल गांधी का जो 2014 का चुनाव था अमेठी का, वो थोड़ा सा कमजोर चुनाव था। 2019 में तो वो हारे ही हैं, लेकिन उसका जो जो है 14 में दिखना शुरू हो गया था। और अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्रों का काम हमेशा से प्रियंका गांधी देखती हैं, तो प्रियंका इसको समझ रही थी। वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहुल को मेहनत करना पड़ी हो या सोनिया गांधी को मेहनत करना पड़ी हो। ये लोग पूरा देश देखते थे
और प्रियंका अकेली अमेठी रायबरेली देखती थी। तो 2014 में जब उन्होंने देखा कि हालत थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, सतीश शर्मा उन दिनों थे, बड़ी मेहनत करते थे, वो भी वहां आए हुए थे, तो प्रियंका ने एक ज्वाइंट जो है वहां का सबसे बड़ा जो टाउनशिप है जायस, ये तो हमारे साथ है ही प्रशांत जी, तो ये तो वहीं के है रायबरेली के, तो ये सब जानते ही हैं। तो जायस में पहली बार ऐसा हुआ, मतलब अमेठी रायबरेली के पूरे क्षेत्र में, जब भाई बहन ने दोनों ने संयुक्त रैली निकाली हो। और जायस की वो रैली 2 दिन पहले निकली थी, लास्ट कैंपेन खत्म होने वाला था, और वो रैली निकलते ही ये मैसेज चला गया था कि अब राहुल चुनाव जीत रहे हैं। एक ही गाड़ी पे सवार होकर, जिसको रथ कहते हैं या ट्रक कहते हैं, उसमें दोनों भाई बहन थे, और वो चुनाव राहुल ने जीत लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 2019 नहीं जीत पाए। दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि आपने कहा लोग कहते हैं कि दोनों के बीच ये है। जब ये बात बहुत कही जा रही थी, उन दिनों रामलीला मैदान में कांग्रेस का एक सम्मेलन था, 5, 6, 7, 8 साल पुरानी बात है। वहां पे प्रियंका ने साफ, नहीं 2019 के आसपास की बात है, जब प्रियंका राजनीति में आ गई थी, यस प्रियंका राजनीति में आ गई थी, वो जनरल सेक्रेटरी बना दिया था, तो उन्होंने साफ शब्दों में रामलीला मैदान में कहा था, मेरे नेता राहुल गांधी। सारे विवाद खत्म कर दिए थे। तो प्रियंका जो है वो तो राहुल से जितना स्नेह करती है, राहुल को जिस तरह मानती है और नेता मानती है, भाई बहन के संबंध तो है ही प्यार के, वो एक बहुत बड़ी बात है, उसमें विवाद की कोई संभावना नहीं है। और आपको जो अमेठी का हमने जिक्र किया, तो ये बता दें हम कि 2004 में जब पहला चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, तो उन्हें लेके प्रियंका गांधी अमेठी गई थी, और उन्होंने वहां परिचय कराया था राहुल का कि ये मेरे भाई हैं और आपके हवाले हैं, अब ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो प्रियंका तो देखिए कांग्रेस की राजनीति में सबसे पहले से प्रियंका एक्टिव रही है। जब बहुत छोटी सी थी, ये प्रशांत जी को मालूम होगा कि अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी को क्या कहते हैं, भैया। आज भी वहां का आदमी जो आएगा, यहाँ के लोग दीदी कहते हैं उनको, अमेठी रायबरेली का आदमी प्रियंका गांधी को दीदी नहीं कहता, भैया कहता है। बॉब कट बाल थे उनके, छोटी सी थी, राजीव गांधी के साथ जाती थी, और तभी से वहां एक्टिव थी। जिस कर्नाटक में आप हैं यहाँ पे, और यहाँ बेल्लारी का चुनाव लड़ने के लिए 1999 में 1999 में जब सोनिया गांधी आई थी, तो कौन लेके आया था उनको? 1999 में भी प्रियंका ही लेके आई थी बेल्लारी, और यहाँ पे भी उनके वही शब्द थे कि मेरी मां आपके हवाले है। तो प्रियंका जो है राजनीतिक रूप से हमेशा से जागरूक रही है, और कांग्रेस अब इसको समझ रही है। इसीलिए कर्नाटक में वाकई आप सही कह रहे थे कि इससे पहले कभी नहीं था किसी राज्य में भी। हिमाचल में वो रही, वो एक अलग किस्म का मुद्दा था, क्योंकि हिमाचल उनका घर ही माना जाता है, वहां उन्होंने मकान बनाया है, वहां रहने लगी थी वो, और राहुल यात्रा में थे, और हिमाचल से वो हिली भी नहीं थी उस टाइम। पूरा चुनाव वो जब कैंपेन खत्म हो गया, उसी के बाद निकल के यात्रा में आई थी। यात्रा में तो आप थे ही, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र तक प्रियंका नहीं आई, और उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि ये मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया था कि दोनों भाई बहनों के बीच मतभेद है, इसलिए प्रियंका नहीं आ रही है। और फिर हमने वहां बात करी थी, और फिर उसको लिखा भी था और बोला भी था आप ही के चैनल के ऊपर हमने इस बात को, कि वहां से ये बताया गया है कि मैं 2-3 दिन के लिए भी नहीं निकल सकती यहाँ से, हिमाचल से, और जब कैंपेन खत्म हो जाएगा तो मैं निकलूंगी। और जैसे ही कैंपेन खत्म हुआ, उसका सीधे मध्य प्रदेश पहुंची थी वो यात्रा में। तो ये तो बेकार की बात है कि कोई उनके बीच विवाद है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को ये देखना है कि दोनों में से किसका उपयोग किस तरह करते हैं, क्योंकि अब ये काम खड़गे जी का है। कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष चुना है, और कांग्रेस उनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कर्नाटक के बाद उन्हें अपनी नई टीम बनाना है। राहुल गांधी का जैसा आपको मालूम है कि वह भी कोलार में बोले थे, या कर्नाटक में ही। कर्नाटक तो इंपॉर्टेंस की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत कारणों से यही है। 1978 में यहीं से चुनाव जीती थी इंदिरा गांधी, रायबरेली से हार के गई थी और जीती थी। तो उसके बाद जिस तरह राहुल की सदस्यता खत्म कर दी, 1978 में लोकसभा से उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी, और रातों रात उसी वक्त उन्हें जेल पहुंचा दिया गया था। तिहाड़ जेल में गई थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 78 का जीतना, सदस्यता खत्म करना, उस चुनाव को निरस्त करना, कि 80 में कांग्रेस जो है भारी मेजोरिटी से वापस आ गई। 1999 में जरूरत पड़ी, आपका देखिए कर्नाटक का आपका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 1999 में कांग्रेस को जरूरत पड़ी, सोनिया को जरूरत पड़ी, कहां गई? कर्नाटक, बेल्लारी।
लेकिन यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने फिर उसके बाद कर्नाटक को उस तरह संभाला नहीं, और कांग्रेस के लिए कर्नाटक खराब होता चला गया। इसीलिए जब 2019 में राहुल को जरूरत महसूस हुई कि मुझे एक और सीट चाहिए, एक्स्ट्रा अतिरिक्त सीट चाहिए, तो वो कर्नाटक में विश्वास नहीं कर पाए, जबकि पारिवारिक जगह थी उनकी। अभी ठीक रायबरेली की तरह मां भी जीती थी और दादी भी जीती थी, उन्हें केरल जाना पड़ा। तो अब वापस कांग्रेस अगर कर्नाटक को संभाल लेगी तो आप समझ लीजिए कि वो इसके साथ में पूरे देश को संभाल लेगी। दूसरी बात आपने जो कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लोकल इश्यू है उनका वहां तो क्या होता है। देखिए, जो नंदिनी का इश्यू है उसको राहुल ने बहुत अच्छी तरह समझा था, और इसीलिए राहुल उस इश्यू को लेके आए थे। जब श्वेत क्रांति आई देश में, हरित क्रांति के बाद में, तो हर राज्य का, हर इलाके का अपना एक ब्रांड बना। मध्य प्रदेश में सांची है, सांची ब्रांड कहते हैं, दूध का ब्रांड है। राजस्थान में सरस है, आप बिहार को अच्छी तरह जानते हैं, वहां सुधा है। तो इसी तरह नंदिनी ब्रांड जो है वो वहां का कर्नाटक की पहचान है। और होता क्या है कि दूध कहां से आता है, जो पशुपालक हैं उनकी आमदनी दूध उत्पादन से ही तो बढ़ती है। पहले क्या होता था कि दूध पैदा करते थे मगर दूध की बिक्री नहीं कर पाते थे वो, और स्टोर करने की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई फायदा नहीं होता था। तो आज जो पशुपालक समाज देश में महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसको ओबीसी की ताकत भी हम बता रहे हैं, मोस्टली पशुपालक समाज ओबीसी तो है ही ना, एक कृषि करने वाला समाज, एक पशुपालक समाज। इसीलिए तो ये जनगणना उन्होंने वहां रोकी है। ये सारे लोग आज जो है बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। इसको वर्ग की भाषा में आप बात करें, क्लास की भाषा में आप बात करें तो पशुपालक समाज कह सकते हैं, कृषि आधारित समाज कह सकते हैं, जाति के आधार पे आप बात करें तो इसी को हम ओबीसी कह सकते हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी यही है, और राहुल गांधी ने इसी कर्नाटक में बात करी थी कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। जातिगत जनगणना की बात भी उन्होंने यही करी है कि कर्नाटक जो है ये गेम चेंजर है, ये सबसे बड़ा जो है बाजी पलटने वाला है। चाहे प्रियंका गांधी का एक नया रूप देखने को यहां मिला हो, चाहे राहुल गांधी का लगातार यहां काम करना हो। आपने देखा था कि राहुल गांधी गुजरात एक ही बार गए थे, हिमाचल तो प्रचार करने गए ही नहीं वो। लेकिन उनकी समझ में भी आ गया कि बिना चुनाव जीते कुछ नहीं हो सकता, एकेडमिक तरीके से काम नहीं हो सकता। आपके सिद्धांत आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति थोड़ा फर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए, पंजाब कांग्रेस जीत रही थी, हार गई। उत्तराखंड कांग्रेस जीत रही थी, हार गई। गुजरात में कांग्रेस और बेहतर स्थिति में आ सकती थी। अभी जैसे आपने जिक्र किया, अमलेन ने शायद किया कि यहां पे वोट परसेंट कम नहीं हुआ कांग्रेस का कभी, इसी तरह गुजरात में वोट परसेंट कम नहीं हुआ कभी भी। कांग्रेस का वहां पे पिछली बार 70 से ऊपर सीटें थी गुजरात में। तो कांग्रेस जब पूरी ताकत से नहीं लड़ती है तो निश्चित रूप से जनता भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाती है। तो कर्नाटक की ये खूबी है, कांग्रेस ने जो किया वहां क्या किया, जिसे कहते हैं अपनी पूरी ताकत झोंक दी, फुल स्ट्रेंथ से कांग्रेस लड़ रही है। और राजनीति में यही जरूरी है। इसके बाद कांग्रेस अपने इस जज्बे को बाकी 3 राज्यों में जिसका हमने जिक्र किया उसमें कायम रख पाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और फिर लोकसभा चुनाव के लिए तो निश्चित ही रूप से जिस कर्नाटक में आप खड़े हुए हैं, जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये गेम चेंजर साबित होगा। जी राजीव जी। टंडन जी भी और संकल्प मल्होत्रा जी भी। संकल्प जी, गेम चेंजर कह रहे हैं, शकील अख्तर जी की साबित हो सकता है, और हम लोग बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अब तक घूमने के बाद आपको क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी है? जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था और सुबह से जो हम लोग मिल रहे हैं लोगों को, तो मेरे हिसाब से 70% कांग्रेस के चांसेस हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे लोगों से मिले हैं, उनसे बातें की है, गांव के लोगों से मिले, उनसे बातें की, उनसे जाना है, तो अगर 10 में से 7 लोग यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस को हम वोट देंगे, हमें बदलाव चाहिए। तो महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, पॉकेट में पैसे नहीं है। और सेकंडली एक चीज आप और नोटिस कीजिए राजीव जी, कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे।
तो 3 सिलेंडर फ्री क्यों देंगे भाई, अगर सिलेंडर महंगा नहीं है तो? अगर सिलेंडर सस्ता है तो फिर कहो क्या जरूरत पड़ी है? बीजेपी के बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ। तो महंगाई, मैं महंगाई के ऊपर ही बोल रहा हूँ ना, तो महंगाई के कारण ही इन्होंने मतलब लोग आज परेशान है बहुत ज्यादा। और ये 3 सिलेंडर वाला मुद्दा जो है कांग्रेस को उठाना चाहिए, ये नोटिस नहीं कर रही है चीज। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि 10 लोगों से आप अगर बात करते हैं तो कम से कम 7 लोग जो हैं वो जो आज और कल का बिल्कुल सही बात है। प्रशांत जी, अब किस दिशा में जाते हुए इस चुनाव को देख रहे हैं? बहुत सारी बातें हम लोग कर ही रहे हैं चुनाव पे, कल भी हम लोग निकलेंगे और कोशिश करेंगे उस एरिया में जाने की जिस एरिया से राहुल गांधी को सजा हुई है, यानी कोलार। उनकी सदस्यता भी गई वहां की वजह से। राजीव जी, एक दो बातें हैं। एक तो सोनिया गांधी के आने की भी खबर आई है, प्रियंका गांधी यहाँ लगातार हैं। एक बात का बहुत विश्लेषण और चर्चा नहीं होती है कि महिला कंस्टिट्यूंसी बहुत साइलेंट वोट होता है, बहुत विजिबल नहीं है, बहुत वोकल नहीं है, लेकिन वो 50% है। और बहुत बड़ी सेंध या बीजेपी को जो इतना वोट शेयर है उसमें बहुत से लोग आकलन करते हैं कि ओबीसी इतना है, फलाना इतना है, सवर्ण 90% है, ये सब आकलन होते हैं। कभी महिला वोट का आकलन नहीं होता है। मेरा उत्तर भारत में जो अनुभव है वो उत्तर भारत का अनुभव ये है कि बड़ी संख्या में महिला वोटर जो है वो बीजेपी के साथ जा रहा है। और यही वजह रही, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इतना पावरफुल नारा, इतने इवेंट हुए, इतना अग्रेसिव कैंपेन हुआ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया उसका वैसे। तो उसका कारण वही था कि महिला वोटर जो है वो बीजेपी के साथ उत्तर भारत में काफी बड़ी संख्या में जाती हैं। यहाँ पे प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अगर आ रही हैं और यहाँ भी उतने बड़े संख्या में तो नहीं है, लेकिन महिला वोट है और वो महिला वोट जो है वो बीजेपी को मिलता है। वो अगर इससे जाएगा, और मुझे लगता है कि जाएगा, तो उसका जो कांग्रेस के पास ऑलरेडी एक बढ़त है उसमें एक इजाफा होगा। और अभी जो अंतिम ओवर में हम लोग यहाँ आए हैं, तो उस अंतिम ओवर में कांग्रेस को बाउंड्रीज नहीं मारनी है। बाउंड्रीज मारने में गलतियां होती हैं, कैच पकड़े जाने का खतरा होता है। एक खतरा अभी हम लोगों ने देख लिया। तो बाउंड्रीज नहीं मारनी है। इतनी लीड आपके पास है कि आप, इतना बढ़िया रन रेट है आपका कि आप सिंगल भी लेते रहेंगे और आप निकाल लेंगे मैच को। तो कांग्रेस की रणनीति अब बाउंड्रीज मारने की नहीं होनी चाहिए। उछाल के गेंद मारेंगे तो पकड़े जाएंगे, जैसा बजरंग दल के मामले में पकड़े गए। तो अभी जो चुनाव है अंतिम ओवर का, वो हम लोग जहाँ पे है उसको हम लोग और देखेंगे। लेकिन अभी तक हमारी समझ ये बन रही है कि अंतिम ओवर का चुनाव कांग्रेस की ग्रिप में है और सिंगल्स में काम चल जाएगा। तो अंतिम ओवर के अंतिम बॉल तक हम मैदान में, यानी कि मैदान से बाहर स्टेडियम में मैच देखने के लिए बैठे हुए हैं। मैच जो है वो कर्नाटक का है। बहुत मज़ेदार मैच, बहुत मज़ेदार गेम, सियासी मैच कह सकते हैं, और जिसमें पलड़ा अभी तक कांग्रेस का भारी दिखाई दे रहा है। इस चर्चा को आज यही खत्म करना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपको बहुत धन्यवाद। शकील अख्तर जी